नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। इंडियन नेवी और भारतीय रॉकेट फोर्सेस इफ आई मे वो ये सेपरेट अगर मैं एक टैंजेंट बना के बोल सकता हूँ, तो रॉकेट फोर्सेस की तरफ से काफ़ी डेवलपमेंट्स बैक टू बैक चल रहे हैं। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट आपने पिछले हफ्ते में देखा था कि हमने एक हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट करी। हाइपरसोनिक मिसाइल बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है क्योंकि उसके अंदर आप उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। प्लस अगर ऐसी मिसाइल हो जिसका 1500-2000 किलोमीटर का रेंज हो, उसके साथ आप एक चीज़ इंश्योर कर सकते हैं कि भारतीय जो इंडियन ओशन है, भारतीय महासागर है, उसके अंदर हिंद महासागर के अंदर कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर, कोई भी दुश्मन का जहाज अगर आए, तो उसकी सर्वाइवेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। अगर आप एक चीज़ को देखें कि साहब आपको थ्रेट्स जो हैं वो दोनों तरफ से आते हैं, आपको नॉर्थ से भी थ्रेट है और आपका जो थ्रेट आता है वो साउथ इंडियन ओशन से भी आता है। हमने देखा है कि चाइना काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा है कि अपनी इंडियन ओशन रीजन के अंदर एक प्रेज़ेंस बनाए और उसके चक्कर के अंदर उसने मालदीव्स के साथ काफ़ी गेम खेला, आपके सामने था। उसके बाद उसने काफ़ी हद तक श्रीलंका के साथ गेम खेलने की कोशिश करी, वो भी आपके सामने था। तो ये काफ़ी ऊपर-नीचे चीज़ें चलती हैं जहाँ पर चाइना अपनी एक एक सुप्रीमेसी ओशन रीजन के अंदर बनाने की कोशिश करेगा। और ये आगे जाके आप देखते रहेंगे। जब तक तो बांग्लादेश के साथ चाइना के अच्छे रिलेशन थे, अब तो उड़ गया है वो। बट तब तक चाइनीज़ नेवी आती थी बांग्लादेश के अंदर और वहाँ पर डॉक करती थी और काफ़ी हद तक वहाँ पर ऑपरेशंस भी करती थी। तो बे ऑफ बंगाल के अंदर भी वो करने की कोशिश करती थी। तो वन ऑफ द थिंग्स दैट भारत को चाहिए था कि एक ऐसी कैपेबिलिटी हो भारत के अंदर कि वो इन शिप्स को या तो डिटर कर सके और अगर ज़रूरत पड़े उनका कंडम-कुंडम भी कर सके। तो उसी चक्कर में आपने एक हाइपरसोनिक का ये टेस्ट करा एंड वी आर वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिसके पास ये कैपेबिलिटी है। ऑब्वियसली ये टेस्ट है, इसको थोड़ा टेस्ट वाज़ 100% सक्सेसफुल, उसको थोड़ा-सा मॉडिफाई ये वो जो भी करना होगा एंड अगले 1 डेढ़ साल के अंदर इट विल बी बेसिकली इन सीरियल प्रोडक्शन आप उसको डिप्लॉय कर सकते हो। भारत की एक जो एज है इन टर्म्स ऑफ रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, ये चीज़ अभी बड़ी ज़बरदस्त तरह से बाहर निकल रही है। आपने थोड़े टाइम पहले एमआईआरवी भी टेस्ट करी, आपने अपनी रेंज भी बढ़ाई, 5000 किलोमीटर्स की अग्नि भी टेस्ट टेस्ट करी, काफ़ी हद तक चीज़ें आपने करी हैं। नाउ इसी चक्कर में आपका जो नेक्स्ट टेस्ट हुआ है इज़ अ के-4 बैलिस्टिक मिसाइल। नाउ न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है ये, के-4 बैलिस्टिक मिसाइल। इसके अंदर ये बेसिकली फायर हुई है हमारे न्यूक्लियर सबमरीन में से। 6000 टन की जो हमारी आईएनएस अधिघात है, जो न्यूक्लियर न्यूक्लियर सबमरीन इटसेल्फ, जिसके अंदर से न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल फायर हुई है। और ये अधिघात ऐसी सबमरीन है, ये करीब 6000 टन की है और इसके अंदर 12 के-15 या 4 के-4 मिसाइल्स विद 30 टॉरपीडोज़ रख सकते हैं। नाउ ये क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, ये अगर आपको बताएँ इसके अंदर होता है बेसिकली दिस इज़ कंप्लीटिंग अ न्यूक्लियर ट्रायड। भारत के पास ये कैपेबिलिटी है न्यूक्लियर ट्रायड की बट दिस के-4 इज़ अ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट मिसाइल। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब होता है कि यू आर एबल टू फायर न्यूक्लियर टिप्ड न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स फ्रॉम एयर, फ्रॉम लैंड एंड फ्रॉम सी। नाउ ये क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आपका लेट्स से कोई कोई आपके ऊपर न्यूक्लियर थ्रेट देता है, तो न्यूक्लियर थ्रेट जो कंट्री देता है आपको, उसका कैपेबिलिटी या उसका एक इंटेंशन होता है, कैपेबिलिटी भी डेवलप करते हैं, उसकी इंटेंशन ये होती है कि जितनी आपकी न्यूक्लियर साइट्स हैं, उसको पहले डिस्ट्रॉय किया जाए। और ये पता होता है, उनके पास भी इंटेलिजेंस होती है, जैसे हमारे पास होती है, हमको भी पता है चाइनीज़ न्यूक्लियर साइट्स कहाँ पर हैं। तो अगर चाइनीज़ आपको न्यूक्लियर थ्रेट देता है, तो उसका सबसे पहला एक चीज़ रहेगा कि उस कहाँ पर आके आपकी न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय किया जाए, ताकि उसको जो रिटेलिएटरी थ्रेट है, आप अगर उसको उसके ऊपर वापस वार करेंगे, वो थ्रेट कम हो जाएगा, तो वो अपने बेसिकली एक विक्ट्री की तरफ जाता है। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो एक चीज़ है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तभी आपको न्यूक्लियर ट्रायड की ज़रूरत होती है क्योंकि लैंड से भी आप फायर कर सकते हो, एयर एंड सी। नाउ लैंड से 2 तरह से फायर होती है, एक तरह से फायर होती है फ्रॉम साइलोज़ जो ज़मीन के नीचे होते हैं, दूसरी तरह से फायर होती है फ्रॉम मोबाइल ट्रक कैरियर्स, ठीक है? मोबाइल ट्रक कैरियर्स, पुल्ड कैरियर्स, कैनिस्टर फायर्ड मिसाइल्स एंड स्टफ लाइक दैट। उससे होता क्या है कि आप एक मोबाइल सिचुएशन में रहते हो जहाँ पर एक जगह पे ये नहीं होती, तो अगर वॉर के टाइम पे इसको आप इधर-उधर घुमा सकते हो, ताकि दूसरी तरफ से अगर कुछ अटैक आए, ही डज़न्ट नो वेयर ही इज़ हिटिंग। सेम वे में सी के अंदर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि होता क्या है, लेट्स से एक स्ट्राइक आई भारत के ऊपर। नाउ भारत को रिटेलिएशन करना है। लेट्स से उसने जितनी भी आपकी भारत के अंदर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, उसको खत्म कर दिया।
सबमरीन एक ऐसी चीज़ है जिसको पहले तो ढूँढना ही नामुमकिन है, इट्स लाइक लूकिंग फॉर अ नीडल इन अ हेयरस्टैक, ठीक है? एक मतलब पूरे बीच जो है, जैसे आप गोवा या कहीं पे जाएँगे, पूरे समुद्र के बीच के ऊपर आपको एक तिनका ढूँढना है, वो बहुत मुश्किल होता है। सबमरीन एक ऐसी चीज़ है, अगेन न्यूक्लियर सबमरीन है ऊपर से, बट सबमरीन के हिसाब में अगर आप देखें, ये एक ऐसी चीज़ है कि ये चुपके-चुपके चाइना की कोस्ट के पास जाके वहाँ पर ये फायर कर सकती है। तो उसको भी पता है कि साहब अगर मैंने ये अंदर इनको डिस्ट्रॉय करा, इसके पास एक सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है जो मुझे हिट कर सकती है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है भारत की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए आगे जाके। जो ये मिसाइल फायर हुई थी, इट इज़ कॉल्ड अ कलाम 4 K4 और एक इट्स अ सबमरीन लॉन्च्ड एसएलबीएम, एसएलबीएम बोलते हैं सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। न्यूक्लियर रिटेलिटरी स्ट्राइक्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया। भारत की तो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है। लेकिन भारत की नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी के बारे में बहुत लोग बात करते हैं, बट कोई बात नहीं करता कि साहब जो नो फर्स्ट यूज़ के बाद आगे क्या होता है, व्हिच इज़ कॉल्ड रिटेलिएटरी पॉलिसी। रिटेलिएटरी पॉलिसी ऐसी है आपकी, आप बोलते हो कि भई इट इज़ कॉल्ड मैसिव रिटेलिएशन। अगर दुश्मन की तरफ से आपके ऊपर एक छोटा-सा न्यूक्लियर स्ट्राइक भी हुआ करता है वो, आपका पॉलिसी रिटेलिएशन का है मैसिव रिटेलिएशन। लेट्स से पाकिस्तान, चाइना या पाकिस्तान के एग्ज़ाम्पल ले लें। अगर उसने जैसे वो बोलता है ना पाव-पाव के बम इधर-उधर गिरा दिया। एक पाव का बम भी गिरा यहाँ पर, तो पाकिस्तान का आखिरी दिन होगा वो। क्योंकि भारत की तरफ से भारत के पास जितनी चीज़ें हैं वो सब फायर हो जाएँगी एंड पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करने के लिए जितना भी चाहिए आपको, आप पूरी तरह से उसको साफ कर सकते हो। इवन द सेम विथ चाइना। चाइना को भी पता है अगर लेट्स से उसने एक सिटी के ऊपर करा फायर, लेट्स से दिल्ली या बॉम्बे या व्हाटएवर, अगर उसने एक सिटी डिस्ट्रॉय करा तो चाइना का भी एक सिटी जाएगा। 1 नहीं 5 सिटीज़ जाएँगे क्योंकि आप फिर रिटेलिएटरी टाइम पे आप ये नहीं देखोगे उसने एक करा आपने एक फायर करे, ना। मैसिव रिटेलिएशन की जो पॉलिसी होती है उसके अंदर अगर उसने एक फायर करा, आप 20 फायर करोगे एक साथ। और उससे होता क्या है कि उसको जो हिटबैक मिलता है, उसको जो रिटेलिएटरी जो उसके ऊपर होता है वो इतना कॉस्टली होता है कि कोई आपको करना नहीं चाहता वो चीज़। नाउ ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बिकॉज़ आपका रिटेलिएटरी अगर इतना हार्ड है, तो कोई आपसे पंगे लेगा नहीं क्योंकि उसको पता है कि यार मैं एक मारूँगा यहाँ पर तो मेरे को आधा मेरा देश उड़ा देंगे ये लोग, तो ये ठीक नहीं है। तो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी तो है, लेकिन द पॉलिसी ऑफ मैसिव रिटेलिएशन आल्सो मस्ट बी नोन। और ये मैसिव रिटेलिएशन की जो पॉलिसी है इट इज़ आल्सो टू डू विथ व्हाट यू कॉल आपके केमिकल वॉरफेयर, बायोलॉजिकल वॉरफेयर, इन चीज़ों के ऊपर भी आपकी पॉलिसी बड़ी क्लियर है। दैट ऑल कम्स अंडर द न्यूक्लियर अम्ब्रेला। तो ये एक जो मिसाइल फायर करी है आपने, इसकी अप्रॉक्सिमेटली रेंज है 4000 किलोमीटर, 19 टन्स का इसका टोटल वेट है, 2.5 टन का वॉरहेड ये कैरी करता है एंड इसके अंदर बहुत एडवांस्ड गाइडिंग सिस्टम्स हैं, टेरेन मैचिंग है, 2 स्टेज सॉलिड रॉकेट मोटर्स हैं एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट दिस इज़ एब्सोल्यूटली प्रिसाइज इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी। ऑल्दो न्यूक्लियर मिसाइल्स को इतना एक्यूरेट होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एट द एंड ऑफ इट आप एक न्यूक्लियर वेपन्स आर एन एरिया वेपन जहाँ पर आप एक पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे हो। ये इतनी प्रिसिजन रिक्वायरमेंट इसके अंदर होती नहीं है बट द हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है, तो हम लोग इसको ऑब्वियसली हर चीज़ में डालते हैं एंड वी आर एबल टू एक्चुअली गेट वेरी हाई लेवल्स ऑफ प्रिसिजन। नाउ टारगेट से कितना दूर आके गिरती है भारत की मिसाइल्स का अभी तक कैपेबिलिटी इज़ अबाउट 10 टू 15 मीटर्स। इट इज़ दैट प्रिसाइज। चाइना का अभी भी अबाउट 50, 70, 100 मीटर्स के आसपास बोलते हैं वो लोग। लेकिन जिस तरह के इनके टेस्ट हुए थे डीएफ-11, डीएफ-15 के इन्होंने टेस्ट करे थे जब नैन्सी पेलोसी ताइवान में आई थी, उससे तो ये पता चला था कि देयर टारगेटिंग कैपेबिलिटीज़ आर नॉट वेरी, वेरी गुड। हैविंग सेड दैट, चाइना के पास एक कैपेबिलिटी है ऑफ एक्चुअली फायरिंग दीज़ थिंग्स एंड बेसिकली क्रिएटिंग chaos, वो तो हमको भी पता है। नाउ एनिमी जो अगर आपका है उसको मतलब इस सबमरीन कैपेबिलिटी को ढूँढने में बहुत टाइम लगता है। दूसरा ये आपकी न्यूक्लियर सबमरीन है। आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिहंत आपको ये सबको पता है कि ये न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। न्यूक्लियर सबमरीन्स में होता क्या है कि भई इनकी रेंज अनलिमिटेड होती है। जब तक इसके अंदर खाना है, जब तक इसके अंदर जो जो क्रू है वो उसका कैपेबिलिटी है, ये चल सकती है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रू नॉर्मली 40-50 दिन से ज़्यादा नीचे नहीं रह सकते बिकॉज़ दे स्टार्ट फॉलिंग सिक आफ्टर दैट। बट वॉर के टाइम पे खींचना पड़े, दे कैन पुल लॉन्गर देन दैट बिकॉज़ द सबमरीन इटसेल्फ हैज़ नो प्रॉब्लम्स। उसको खाना दे दो, नया क्रू दे दो, वो चलती रहेगी, उसके अंदर कोई इश्यू नहीं है क्योंकि न्यूक्लियर पार्ट है तो उसको कोई रिप्लेनिशमेंट ऐसा नहीं है कि रिफ्यूलिंग करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो सबमरीन की अनलिमिटेड रेंज है, जब तक वो न्यूक्लियर फ्यूल चलेगा जो 10, 20, 50 साल चलता है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज़ अ वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग कैपेबिलिटी जो भारत ने अभी अपने आप बनाई है। एंड इससे ऑब्वियसली आपके जो एनिमीज़ हैं, वो बहुत डरेंगे कि यार ये नई चीज़ है व्हिच इज़ वेरी, वेरी क्रेज़ी। इसको कंबाइन करिए हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ, तो आपने बेसिकली एक डिटरेंस लेवल जो होता है कि भई आप अगर मेरे को कुछ करोगे, तो आपके ऊपर जो ऐसा अटैक आएगा कि आप उसको सस्टेन नहीं कर पाओगे, तो ये डिटरेंस लेवल को आपने एक नेक्स्ट जनरेशन दे दी है उस जगह के अंदर। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए और ये एक बहुत खुशी की बात है कि भारत इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। जिस तरह की मिसाइल एंड रॉकेट कैपेबिलिटी आपके पास है, वेरी फ्यू कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड हैव इट। एंड ये बाय बाय द वे कहीं से खरीदी गई नहीं है, जैसे आप चीज़ें खरीदते हो इधर-उधर डिफेंस के लिए, दीज़ आर ऑल होम ग्रोन, होम मैन्युफैक्चर्ड, तो आपकी अपनी टेक्नोलॉजी है। आप इसको जितना मर्ज़ी बनाना है, बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो जिस तरह से ब्रह्मोस है, व्हिच इज़ अ ग्लोबली रिनाउंड मिसाइल कि यार ये बहुत डेंजरस है। ये भी ऐसी-ऐसी चीज़ें और भी बन रही हैं व्हिच आर बेसिकली क्रिएटिंग, एक तो वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी आपके ऊपर जाती है और ऊपर से डिटरेंस कैपेबिलिटी भी उतनी ही आगे चली जाती है। सो लोग 25 बारी सोचेंगे बिफोर दे ट्राई एंड डू एनीथिंग विथ यू। सो मेरा तो कांग्रेचुलेशंस है टू डीआरडीओ एंड ऑल द साइंटिस्ट्स हू हैव मेड दिस कैपेबिलिटी हाइपरसोनिक K4। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है एंड इससे जो हमारे एनिमीज़ हैं ऑब्वियसली उनको एक डर बना रहेगा और ये डर अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। इसमें कमेंट्स में आप अपना ओपिनियन दीजिए। आप क्या सोचते हैं कि साहब ये कैपेबिलिटी आने के बाद भारत का जो एक डिफेंस स्ट्रक्चर है वो कैसे चेंज होगा? इसके बारे में मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कमेंट बॉक्स में। मैंने अपना ओपिनियन बताया है, आप अपना ओपिनियन ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड ऑफ कोर्स आज मैं ट्रैवल बैक कर रहा हूँ। दोपहर में मेजर जनरल राजीव नारायण के साथ हमारा शो होता है सैटरडे को और वो शो चलेगा। कल मैंने उनके साथ इन पर्सन पॉडकास्ट करा जब हम साथ में बैठ के हमने बातें करी। बहुत मज़ेदार शो है गाइस। लंबा-चौड़ा हमने डिस्कशन करा जब हमने बात करी पूरी ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की और भारत की जियोपॉलिटिक्स के बारे में। बांग्लादेश, वक्फ बोर्ड, ये जितनी भी चीज़ें आजकल हो रही हैं, मैंने उनका ओपिनियन लिया है एंड आई विल पुट दैट अक्रॉस। 3:15 बजे वो शो आएगा। ऑफ कोर्स थोड़ी देर में एक और अपडेट आएगा आपके पास जो बांग्लादेश के ऊपर होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग वहाँ पर भी डेवलपमेंट्स हैं क्योंकि अभी पता चल रहा है कि कहीं न कहीं यूनुस भाई साहब फँस चुके हैं। तो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑफ कोर्स यस आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स या मेंबर्स बन के भी। जय हिंद, जय भारत।